भगवान, मैं आखिर किस बात की सजा दे रहा है तू मुझे। इसे तो अच्छा होता कि मैं इस घर की बहू ही बनकर नहीं आती। रागिनी, तुम ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रही हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ पूजा समाप्त होती है और अब रागिनी आकर काल कोठरी का दरवाजा खोलती है। इतने में वहां पर कौशल्या और पूजा आ जाती है। अरे अच्छा हुआ मम्मी जी आप लोग यहाँ आ गई, मैं आप लोगों को ही बुलाने वाली थी। देखिए, हम लोग पूजा में देवरानी जी को ढूंढ रहे थे और देवरानी जी इस काल कोठरी में बैठकर आराम फरमा रही हैं। देवरानी जी, वैसे आप बहुत बड़ी कामचोर हैं। अरे काम से बचने के लिए आप पूजा में भी शामिल नहीं हुई। अरे छोटी भाभी, ये तो बहुत गलत बात है। काम नहीं करना था तो कोई बात नहीं, पर कम से कम पूजा में शामिल तो हो जाती। छोटी बहू, देखो बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर अब दिन ब दिन मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आने लगा है। अपनी आदतों को सुधार लो। अब सोनाली, जो 1-1.5 घंटे से काल कोठरी में बंद थी, उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। वो लड़खड़ाते शब्दों में कहती है, मम्मी जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने कोई काम चोरी नहीं की। बात ये है कि कैसी बात है देवरानी जी, अब आप शांत हो जाइए, मम्मी जी को और गुस्सा मत दिलाइए। हाँ छोटी बहू, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। अब सबके जाने के बाद रागिनी अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लेकर सोनाली से कहती है, देवरानी जी, कैसा लग रहा है? मजा तो बहुत आ रहा होगा ना, ऐसे ही हर दिन तड़प तड़प कर यहाँ रहने में। सही कहा। अब इसी तरह एक दिन कौशल्या अपनी कीमती साड़ी सोनाली को आयरन करने के लिए देती है। छोटी बहू, ये मेरी साड़ी है, इसे आयरन कर दो। मुझे शाम में इसे पहनकर किटी पार्टी में जाना है। अब सोनाली बड़े ही प्यार से अपनी सास की साड़ी को आयरन करके उसके कमरे में रखकर चली जाती है। तभी पीछे से वहां रागिनी अपने हाथ में छोटे छोटे स्टील की कील लेकर आती है और उस कढ़ाईदार साड़ी की कढ़ाइयों के बीच में वो सभी कील को फंसा देती है। देवरानी जी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा किसी भी काम को यहाँ पर सफलता पूर्वक होने दूंगी? अब देखो क्या होता है। अब इतना करके रागिनी वहां से चली जाती है और फिर कुछ देर बाद कौशल्या जाकर उस साड़ी को पहनती है कि तभी उसके गर्दन, कमर, हाथ पर वो नुकीली कील चुभने लगती है, जिससे उसके पूरे बदन पर लाल लाल जख्म हो जाते हैं। हे भगवान, ये साड़ी इतनी क्यों चुभ रही है? छोटी बहू, तुमने ये क्या किया? क्या इस साड़ी में? अब सास की आवाज सुनकर दोनों ही बहू कमरे में आती हैं। क्या हो मम्मी जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? और आपके बदन पर ये जख्म के निशान कहाँ से आए? अरे तुम हमसे क्या पूछ रही हो? साड़ी तो तुमने आयरन की थी ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया। लाइए माँ जी, दिखाइए तो जरा साड़ी। अब रागिनी साड़ी को अलट पलट कर देखती है और उसमें से कील बाहर निकलती है। मम्मी जी, साड़ी में तो नुकीले कील हैं जो आपके बदन में चुभ रही हैं। अरे देवरानी जी, अगर आपको ये कीमती साड़ी चाहिए थी तो आप मांग लेती। ये षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत थी? छोटी बहू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम उस गरीब इंसान की बेटी हो जिसने मेरे पति की मदद की थी। अरे बाप इतना ईमानदार है और बेटी इतनी ज्यादा नमक हराम। अब सोनाली रोते हुए कहती है, नहीं मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये सब मैंने नहीं किया। ये सब पक्का। चुप करो, ये पक्का क्या लगा रखा है? चले जाओ यहाँ से। अब रागिनी सोनाली का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर करती है और दरवाजा बंद कर देती है। वहीं सोनाली की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा। आखिर मैं कैसे अपने ससुराल वालों को बताऊं कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ? अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और फिर एक दिन सोनाली अपने हाथ में मोबाइल का कैमरा ऑन करके मसालों के डिब्बे के पास रखते हुए, बात हो क्या, आज मैं अपनी अमीर जेठानी की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी। दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी रागिनी ये सब देखकर, अच्छा तो आज ये मुझे घर वालों के सामने फंसाना चाहती है। अच्छा हुआ मैंने इसे देख लिया। अब बताती हूँ कि कौन फंसता है और कौन बचता है। अब कैमरा लगाते ही रागिनी रसोई में जाती है और खाना बना रही सोनाली के साथ जोर जबरदस्ती करने लगती है, जिससे सोनाली के हाथ का गरम कड़छी रागिनी के हाथ पर गिर जाती है। देवरानी जी, क्या कर रही हो? आपने मुझे चला दिया। अब सोनाली रागिनी का हाथ पकड़ती है मदद करने के लिए, लेकिन रागिनी ऐसे चिल्लाती है जैसे सोनाली उसके हाथ को मरोड़ रही हो। देवरानी जी, एक तो आपने मेरा हाथ जला दिया, ऊपर से आप मेरे हाथ को मरोड़ रही हो। आपको शर्म नहीं आती? अब रागिनी की आवाज सुनकर ससुराल वाले रसोई में आते हैं। क्या हुआ बड़ी बहू, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो और तुम्हारे हाथ जख्मी कैसे हुआ? मम्मी जी, देवरानी जी ने मुझे प्यार से रसोई में बुलाया और फिर वो मुझे टॉर्चर करने लगी। अब पूजा की नजर रसोई में रखे मोबाइल पर जाती है। अच्छा तो छोटी भाभी मारते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि आप कैसे मेरी बड़ी भाभी को परेशान कर रही हैं। आपने पहले उनके हाथ को जलाया और फिर उनका हाथ जला दिया, मोड़ भी दिया। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। इस वीडियो में जो दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। जेठानी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। सोनाली, तुम मेरी बड़ी भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? माफ करना देवर जी, लेकिन अब मैं और इस घर में टॉर्चर नहीं हो सकती। इसको अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए बोलिए, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो क्यों जाएगी इस घर से? जब गलती छोटी बहू ने की है तो छोटी बहू ही अभी के अभी इस घर से तू निकल जा। अब मैं और इस घर में तेरा तमाशा नहीं देख सकती।
अब रागिनी के जख्मी हाथ देखकर प्रेमानंद भी कुछ नहीं कहता और सोनाली रोते रोते अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन सोनाली हिम्मत नहीं हारती। वो ससुराल के घर से तो बाहर निकल जाती है, लेकिन ससुराल के सामने एक फूस का घर बनाकर रहने लगती है। इसी तरह 2 से 3 दिन निकल जाते हैं। सोनाली भूखी प्यासी गर्मी में उसी झोपड़ी में परेशान हो रही होती है कि तभी पड़ोस के लोग, है भगवान, कौशल्या ने अपनी गरीब बहू को आज से घर से बाहर क्यों निकाल रखा है? बेचारी गर्मी में कितना परेशान हो रही है और आंखों के नीचे काले धब्बे देखकर लगता है कि इसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। अरे जब गरीब बहू को संभालने की औकात नहीं थी तो अपने घर में लेकर क्यों आई गरीब बहू? बेचारी देखो कितनी परेशान हो रही है। दूसरी ओर बालकनी में खड़ी कौशल्या यह सब देखकर, देखो कैसा मासूम चेहरा बनाकर बैठी है, जिसे देख के पड़ोसी के लोग भी, उन्हें भी दया आ जाती है। लेकिन इसकी असलियत तो हम लोग जानते हैं ना। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब सोनाली भूख से परेशान होकर मोहल्ले के डस्टबिन में फेंके गंदे बदबूदार रोटी को उठाकर खा रही होती है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे? और वो मेरी अमीर जिठानी, उसे क्या मिल गया मुझसे मेरा ससुराल छीनकर? अब सूखी रोटी को चबाते हुए सोनाली अपने फूस के घर में आती है कि तभी वहां रागिनी आकर, बहुत मजा आ रहा होगा ना देवरानी जी ऐसी जिंदगी जीकर? कैसा लग रहा है जब आपसे मैंने आपका ससुराल, ससुराल का प्यार, पति का प्यार सब छीन लिया? ऐसे ही छीना था ना तुमने मुझसे मेरी खुशियों को। जिठानी जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, भगवान के लिए मुझसे मेरी खुशियां मत छीनो, मुझे मेरा ससुराल लौटा दो। यह सुनकर रागिनी सोनाली के हाथ को मोड़ते हुए कहती है, अरे अभी तो बस ससुराल छिला है, अभी देखती जा कि मैं क्या क्या छीनती हूँ तुझसे। अब रागिनी ये सब कर ही रही होती है कि बालकनी में खड़ी पूजा ये सब कुछ देख लेती है और फौरन घर वालों को लेकर सोनाली के पास पहुंचती है। कौशल्या रागिनी का ये रूप देखकर दंग होती हुई कहती है, बड़ी बहू, तुम ये क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो छोटी बहू का। मम्मी मम्मी, मैंने अपने कानों से सुना कि हमारी अमीर भाभी छोटी भाभी से कह रही थी कि वो उनकी सारी खुशियां छीन लेंगी। बड़ी बहू, इसका मतलब ये हुआ कि तुम जानबूझकर इस बेचारी गरीब लड़की को अपने दूर कर रही हो। ये सुनकर रागिनी गुस्से से तिलमिलाती हुई कहती है, पापा जी किसी भी कीमत पर आप इस लड़की को बेचारी मत कहिए। ये लड़की बेचारी नहीं बल्कि एक नंबर की चालाक है। और आपको क्या लगता है मैंने इससे इसकी खुशियां छीनी है? अरे ये है क्या? ये लड़की जिसने सबसे पहले मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। बड़ी बहू, आखिर सच क्या है? कुछ बताओगी कि नहीं? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? मम्मी जी, इस लड़की ने शादी से पहले मुझे बहुत सताए हैं। मुझे आज भी याद है वो सब दिन जब ये मेरी खुशियों के बीच में आती है। बेटा रागिनी, मन लगाकर पढ़ाना, इस बार तुम्हें फर्स्ट डिवीजन लाना है कॉलेज में। मैं चाहती हूँ कि तुम टॉप करो। हाँ मम्मी, आप चिंता क्यों करती हैं, मैं ही टॉप में आऊंगी, मैंने सारी तैयारी कर रखी है। हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे डर है क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे पड़ोस में वो जो गरीब सोनाली रहती है वो पढ़ने में बहुत तेज है और मैं नहीं चाहती कि वो अपनी काबिलियत से तुम्हें पीछे छोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी। दूसरी तरफ मिट्टी के घर में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती सोनाली, बेटी तू परीक्षा में पास तो हो जाएगी ना? मैंने तुझे कोई कोचिंग भी नहीं लगवाया पैसों के अभाव में। आप चिंता मत करो माँ, मुझे ये कोचिंग और ट्यूशन की जरूरत भी नहीं है। अब कुछ दिनों बाद सोनाली और रागिनी कॉलेज में अपना एग्जाम देती है। अब एग्जाम के बाद सोनाली गार्डन में स्टडी कर रही होती है, तभी रागिनी वहां आकर, और सोनाली कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? बहुत अच्छा गया, मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अच्छा, पर कोई फायदा नहीं है तुम्हारे इतने एफर्ट्स लगाने का, क्योंकि फर्स्ट तो मैं ही आऊंगी। रागिनी छोड़ना, तो क्या इसके पीछे पड़ी है? उधर देख, कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का सौरभ खड़ा है, चलो उसके पास चलते हैं। अब रागिनी प्रियंका की बात सुनकर सौरभ के पास आती है। कैसे हो सौरभ? इतने दिनों में कॉलेज आ रही हो, लेकिन तुमने अब तक मुझसे बात नहीं की। तुम्हें पता है इस कॉलेज के सारे लड़के मुझ पे मरते हैं। ओह रियली? सुनकर अच्छा लगा। चलो मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। अब इसी तरह रागिनी बार बार सौरभ के आगे पीछे करती रहती है, लेकिन सौरभ उसे भाव नहीं देता। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और रागिनी और सोनाली का रिजल्ट आता है। कंग्रेचुलेशन सोनाली, तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। सभी लोग क्लैपिंग कीजिए सोनाली के लिए। और रागिनी, तुम्हें अभी और मेहनत की जरूरत है, अगली बार प्रिपरेशन अच्छी करना ताकि तुम ही टॉप आ सको। अब यह सुनकर रागिनी के तन बदन में आग लग जाती है और जब रागिनी घर जाती है तो उसकी माँ भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है। बात बोल रही थी ना तू कि तू ही फर्स्ट जाएगी, तू ही टॉप करेगी, फिर क्या हुआ? अरे कटवा दी ना नाक मेरे पूरे मोहल्ले में। माँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मुझे नहीं पता था कि वो 2 कौड़ी की गवार लड़की मेरी फर्स्ट आने का सपना, मेरी खुशियां मुझसे छीन लेगी। अब गुस्से से रागिनी अपने घर के बालकनी में आती है तो देखती है कि सोनाली को मोहल्ले के लोग बधाई दे रहे हैं और उसकी माँ उस सबको मिठाई बांट रही।